सर। ओके ग्रेट। सो हम देखने लगे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। तो ये हमें बताता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो और एनालिटिक किसी खास रीजन में हो, ओपन रीजन में हो, जो ओपन रीजन की डेफिनेशन हमने की हुई है पहले, तो और उसको हम इंटीग्रेट करें किसी कर्व के ऊपर, जो अभी हमने इंटीग्रेशन सीखी है ना, अभी इंटीग्रेशन ओवर अ कर्व, वो सर्कल भी हो सकता है, वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम उसके ऊपर उसको इंटीग्रेट करें किसी दो पॉइंट्स के दरमियान, पॉइंट्स को इसने कहा हुआ है कि वो पॉइंट्स क्या हैं, z0 और z1, तो उस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं इस शेप में कि इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन dz इक्वल टू f of z1 माइनस f of z0। z1 और z0 वो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान हमने उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। तो फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि कर्व हो जिसमें हम ये इसका z0 हो पॉइंट और ये इसका z1 पॉइंट हो, तो इन दोनों के दरमियान अगर हमने उसको इंटीग्रेट किया है तो उस फंक्शन की का जो इंटीग्रल होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ z, दिस इज बेसिकली अ डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन। और डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें उस कर्व के ऊपर तो उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फंक्शन का डिफरेंस है ना, उसके तौर पे लिखी जा सकती है वैल्यू। ये आप लोग बेशक इस चीज़ को आप रट्टा मार लो या जैसे भी आप इसको आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन यह बात आपने ध्यान रखनी है इसमें कि इस इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे फंक्शन इटसेल्फ नहीं है बल्कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, एफ प्राइम ऑफ जी है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये एक थ्योरम है जिसका प्रूफ इधर दिया हुआ है, लेकिन हमें इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इसको याद रखते हैं एज इट इज़ कि ये, क्योंकि ये बात हमारे इसके बाद हमारे काम आने वाला है। तो ओके, अगर आपको ये पता चल गया है तो उसके बाद हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए, नीचे इसने दिखाया हुआ है कि इसको इसी फंक्शन को जी स्क्वायर डी जी को फंडामेंटल थ्योरम से यूज़ करते हुए कैलकुलेट करो। तो दैट इज़ आल्सो गिवन। और इसमें फंक्शन जो था ओरिजिनल, ये देखो, जब हम फंडामेंटल थ्योरम लगाना चाहेंगे ना इसके ऊपर, तो देन हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल एफ ऑफ जी क्या है। तो क्योंकि इधर हमने फंडामेंटल थ्योरम में इंटीग्रेशन के अंदर हमने उसका फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करना है। तो ओरिजिनल फंक्शन अगर z क्यूब ओवर 3 है ना, तो इसका अगर आप डी एफ ओवर डी जी करोगे तो आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, एफ ऑफ जी गिवन है दिस फंक्शन, और डी एफ ओवर डी जी करोगे जो कि बेसिकली आपका एफ प्राइम ऑफ जी होगा, तो वो आ जाएगा आपके पास z सी स्क्वायर, स्केयर। जी स्क्वायर, और ये जी स्क्वायर इसके अंदर मौजूद है और इसके ऊपर आप फिर आसानी से लगा सकते हो। फंक्शन आपको गिवन होगा और आपने बस फंडामेंटल थ्योरम यूज करना है और उससे वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर लेनी है चीज़ को। ये क्यों ज़रूरी है और ये अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, इसका तरीकाकार क्या होता है। इसका फ़ायदा हमें होने वाला है पाथ इंडिपेंडेंस अगर हम कैलकुलेट करें किसी फंक्शन की। अब पाथ इंडिपेंडेंस, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है पाथ इंडिपेंडेंस का। पाथ इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, जो इस इमेज में आपको शो करूंगा मैं, ये आप ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन देखो। सर ये इससे तो यही वाज़ेह हो रहा है ना कि ये जो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन का ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। नहीं, ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, मैं ये तो हमें पता है पहले से कि नहीं पता। सर पता है, लेकिन ये नहीं ये इससे तो वो यही नहीं वाज़ेह हो है, रहा ये है। वो नहीं, नहीं ये वो वाजे नहीं हो रहा, ये वो वाजे नहीं हो रहा, ये वो वाजे नहीं हो रहा। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं। ये अभी तुम्हारी जो है ना
थोड़ी सी इसको ज़्यादा पढ़ोगे ना, ये नोट्स में दूंगा तुम लोगों को, ये तो उसको पढ़ना तो समझ आएगी कि क्या चीज़ है। ये तो आपको पहले ही पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स है या कन्वर्स है, जैसे भी आपको, तो वो तो आपको अब नए सिरे से समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप फंक्शंस पढ़ रहे हो, कम्प्लेक्स फंक्शंस, और कम्प्लेक्स फंक्शंस में आप ये देख रहे हो कि आपके पास फंक्शन गिवन हो तो आपने उसका इंटीग्रेशन कैसे करनी है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल में उसका यूज़ कैसे करना है। ये बेसिक हमारा थीम फंडामेंटल थ्योरम नहीं है, बेसिक हमारा थीम काशीज इंटीग्रल है। लेकिन काशीज इंटीग्रल के लिए पहले हमारे पास बेस होनी चाहिए ना, कि हम डायरेक्ट काशी का थ्योरम मैं आपको पढ़ा सकता था, मेरी बोर्ड पे डायरेक्ट लिखा हुआ है काशीज थ्योरम, और वो मैं उधर से पढ़ा सकता था जो बुक आपको शेयर की हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप लोग बिल्कुल ही सोचते रहो कि ये हुआ क्या अचानक। खैर खैर आपकी फिगर 2 जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, इसमें आप देखो तो पाथ इंडिपेंडेंस का बताना है आपको मकसूद इसमें, कि हम P से Q तक गए, ये आपके पास पॉइंट P है इस कर्व के ऊपर, और ये Q है, ठीक है। तो P और Q के दरमियान आप मूव करते हो दो मुख्तलिफ रास्तों से। एक आप जाते हो वाया C1, इस रास्ते से इंटीग्रेशन करते हो, इसकी इक्वेशन दी हुई होगी आपको अगर इंटीग्रेशन करवाई जाए आपसे, और फिर आप इस रास्ते से जाते हो, और आप दोनों केसेस में एक ही पॉइंट पे जाके पहुंच जाते हो। रास्ता चाहे जो भी चूज करो, ये किस पे डिपेंड कर रही है ये चीज, ये क्या बता रहा है, ये आपको ये चीज क्या बता रही है कि आपके इंटीग्रल जो हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट हैं। वो क्या है, दीज आर पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट। आप जो है चाहे जैसी मर्जी इंटीग्रेशन करो, एंड पॉइंट पे आपका जो इंटीग्रल है वो एक ही जगह पे पहुंच जाएगा दोनों तरह से। इसी बात को आप एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, यही बात बिल्कुल, कि अगर आपको इंटीग्रेशन करो, जो कि आप जहां जिस पॉइंट से चलो और घूम घाम के आप फिर दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ इंटीग्रेशन करते हुए, तो आपका जो सम है इंटीग्रेशन का वो क्या हो जाना चाहिए उस केस में। इस केस में आपने एक इंटीग्रेशन की अलॉन्ग C1, दूसरी इंटीग्रेशन की अलॉन्ग C2, लेकिन वापस आए हो आप, मतलब इसमें तो आपने देखा ना दोनों एरोज इसी तरह बने हुए हैं इसी डायरेक्शन में, लेकिन आपने इंटीग्रेशन किया इस तरह से, एक तरफ से गए हो पॉइंट क्यू पे और दूसरी तरफ से वापस आए हो, तो आपकी टोटल इंटीग्रेशन क्या बताएगी आपको इस केस में। अगर सर तो जीरो टोटल हो वर्क जाती है, डन जो अगर होगा आंसर जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाता है, अगर आंसर जीरो हो जाता है, अगर आंसर जीरो, हर दफा नहीं जीरो होगा हर किस्म की इंटीग्रेशन में, लेकिन अगर जीरो हो जाता है तो फिर वो इंटीग्रल क्या है, वो लाइन इंटीग्रल क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर जीरो नहीं होता तो फिर कुछ और बात है, फिर कुछ और बात है, कुछ और ही मसला है उसका। यही चीज इस आपकी जो लेफ्ट साइड पे फिगर बनी हुई है उसमें भी नजर आ रही है आपको, कि आप सर्कल के अलॉन्ग आपने मूव किया है पी से क्यू, पी और क्यू एक ही पॉइंट है आप, सही है इस केस में, सर्कल के केस में। तो आपने देखा कि आप पी से चले हो और वापस पी पे आ गए हो अलॉन्ग सर्कल, और इंटीग्रेशन नेट जीरो हो गई है, तो ये भी एक ऐसा इंटीग्रल है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल आपको आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ से ये तो चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, आपको नज़र विजुअली नज़र आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, और ये बातें आपने दो तरह से कह दी हैं, और इस थ्योरम को कहा जाता है फंडामेंटल फंडामेंटल क्या कहेंगे इसको, इसको तो नहीं फंडामेंटल कह सकते, चले कोई भी नाम दे दें इसको, पाथ इंडिपेंडेंट थ्योरम का इंडिपेंडेंस थ्योरम कहते हैं, इधर थ्योरम 3.9 इसे कहा गया। तो ये आपको ये बताता है, इसकी दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम 3.9 की, ये ऊपर आपको हाईलाइट किया हुआ है इसमें, कि इंटीग्रल इस किस्म का होगा तो इसको तो आप ये कहेंगे कि एफ ऑफ जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, और इस तरह के इंटीग्रल में क्लोज पाथ के अराउंड अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन जीरो, अगर पाथ इंडिपेंडेंट है ना तो उसकी क्लोज पाथ में वो इंटीग्रेशन जीरो होगी। ये आपने सर्कल और उस कर्व की दोनों की तरह की एग्जांपल्स में आपने देख लिया। लेकिन
इससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हैं जो हमें आगे इसकी काशीज़ थ्योरम में समझ आएंगी। लेकिन एक बीच बीच में थ्योरम 3.8 मिस हो गया मुझसे, तो वो ज़रा देख लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। ये भी बहुत ज़रूरी है, थ्योरम 3.8 जो गलती से मैंने स्किप कर दिया है, इसको भी आप देख लें साथ साथ। ये है कि अगर f of z has an anti derivative in an open region, एंटी डेरिवेटिव किसे कहते हैं? सर ये इंटीग्रेशन को। गुड। तो इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये है कि अगर f of c का एक f of z का एक इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है किसी खास रीजन में, तो वो जो उसका जो आप लेंगे ना इंटीग्रल उस फंक्शन का, ये वाला इंटीग्रल f of z dz, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा उस रीजन में। वो क्या होगा? शर्त क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। शर्त ये है कि उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। सर ओपन रीजन से इसका क्या मुराद है इधर? ओपन रीजन से मुराद कोई भी रीजन जो हमने ओपन रीजन की तो मैंने बाकायदा आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी उस दिन जिस दिन हमने अब मुझे सही डेट तो नहीं याद, उस दिन मैंने आपको एक बताया था ओपन रीजन, और एक मैंने बताया था ओपन रीजन विद सम सिंगुलैरिटी इन द मिडल, ओपन पंक्चर्ड रीजन। दो तीन डेफिनेशन आपको बताई थी। ओपन रीजन आप समझ लो एक कम्प्लेक्स प्लेन में एक रीजन है, वक्ती तौर पे इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने की जरूरत नहीं है। कोई एक रीजन जो हमने डिफाइन किया हो कि यहाँ से यहाँ तक है, वो एक सर्कल भी हो सकता है, वो एक अजीब सी शेप का कुछ एरिया हो सकता है, लेकिन हम कोई भी जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा रीजन है, इसको हमने कहा है कि उस रीजन का नाम हमने दिया हुआ है ए रीजन, उसका नाम है, वो कोई भी नाम दे दो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन अगर उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो उस ओपन रीजन में ये जो इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये थोड़ा सा दिमाग फोकस रख के ये चीजें समझ आएंगी आपको। अभी हमने ऊपर देखी थी ना थ्योरम 3.6 में 3.5 में कि अगर एक ओपन रीजन में एक फंक्शन एनालिटिक हो, तो हमने कहा था कि उसका जो जो अभी मुझसे कह रहे थे तुम कि जी ये तो डेफिनेशन है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, तो वो एक डेफिनेशन तो वो थी जो कि उसके उस हवाले से थी, स्टार्ट और एंड पॉइंट के हवाले से, कि हम कह रहे थे कि जी अगर उसकी हम डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट फाइनल पॉइंट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इनिशियल पॉइंट। वो एक बात खत्म होगी। अब दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि अब एक फंक्शन हो जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो, एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो, तो वो फंक्शन उस रीजन के अंदर उसका जो इंटीग्रल अगर हम लें कोई से भी पाथ के अलावा, कोई सा भी पाथ ले लें, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये कुछ एग्जांपल्स आप करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बात है क्या। लेकिन ये अब याद रखें कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में फ़र्क आपको क्लियर होना चाहिए कि जब ये दोनों लफ्ज़ लिखे हो तो उसका क्या मतलब है। तो अब आपको 3.5 और 3.8 में डिफरेंशिएट करना आता है, नहीं आता? कोई मुझे समझाए कि 3.5 जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जिसमें डिफरेंशिएशन का जिक्र था और इसमें इंटीग्रेशन का जिक्र है, इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे आप लोग? सर इसमें जो 3.8 है, इसमें जो फंक्शन गिवन होगा ना सर, उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी, पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है, शर्त है ये, जी इंटीग्रेशन उसकी पॉसिबल हाँ होनी जी चाहिए। शर्त है। और जो ऊपर वाला फंक्शन था उसमें डिफरेंशिएशन होनी चाहिए थी सर। होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ किसी तरीके से आप इसको जहन में याद रखना चाहो तो? सर जो जो ये 3.8 है, 3.8 है, हाँ जी सर, ये इसका जो होगा ये ओपन रीजन में पाथ इंडिपेंडेंट होगा। और हाँ अगर इसका सेम पॉइंट होगा, सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा, तो इसका जो पाथ इंडिपेंडेंट होगा वो 0 होगा सर। हाँ, उसका जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3.8 की खास बात है, सही है। और ऐसा कोई जिक्र नहीं है उसमें 3.5 में, उसमें पाथ इंडिपेंडेंस का कोई जिक्र नहीं है। उसमें किस चीज़ का जिक्र है? जस्ट दो पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट करना, डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। ये अगर आप डिफरेंशिएट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इजीली।
तो कुछ बच्चों को समझ आ रही है और बाकियों का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। जो अब मौजूद हैं क्लास में, क्लास की पार्टिसिपेशन इस वक्त मुझे शो हो रही है 37 बच्चों की। तो 37 में से अगर 30 भी सुन रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको समझ आई होगी इस बात की कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इनका ताल्लुक असल जो है वो है काशिश इंटीग्रल से, तो जो हम दूसरी बुक से करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने इंटीग्रेशन की थी, अभी जी स्क्वायर का एक फंक्शन लिया था हमने और एक हमने लिया था जी प्राइम का। तो अगर हम यही थ्योरम लगाएं ना, ये वाला रिवर्स ऑर्डर में लगाएं, अगर हम इसका 1/जी प्राइम का एक पाथ इंडिपेंडेंस उसकी निकालने की कोशिश करें, जी प्राइम डी सी की, तो वो हमें पता चलेगा कि वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या पता चलेगा हमें? कि वो पाथ पाथ डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। अगर हम यूं करें ना, मैं आप लोगों से कह देता हूं कि आप लोग इसको कर लो, मैं चेक तो नहीं करूंगा, कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि कहाँ पे हूँ मैं जी, थ्योरम 3.9, अच्छा, कि हम उसको इंटीग्रेट करें एक दफ़ा इस तरह से जाएं, ऊपर वाले सेमी सर्कल से इंटीग्रेट करें कौन से वाले फंक्शन को, जी प्राइम डी जी को, इस फंक्शन को, और एक दफ़ा हम ये वाली इंटीग्रेशन करें, इस वाले पाथ से जाएं, नीचे सर्कल के अलॉन्ग ही जाएं, एक सर्कल के अलॉन्ग ही मूव कर रहे हैं लेकिन दो ए पॉइंट पी से पॉइंट क्यू जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन सेम वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम ये इम्प्लाई करते हैं, इससे हम इससे ये रिजल्ट निकालते हैं कि जी प्राइम हैज़ नो एंटी डेरिवेटिव, हैज़ या इट्स एंटी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। क्लोज पाथ भी कह सकते हैं। नहीं, क्लोज पाथ को ये ओबे नहीं करता ना, ये नहीं करता ओबे। क्लोज पाथ पे अगर आप जाएंगे तो उसी पॉइंट पे आप रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सही है। तो हम कहेंगे कि इसका एंटी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एनालिटिक भी नहीं है, या हम पहले ये कहें कि ये एनालिटिक नहीं है तो इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। चाहे जिस मर्जी तरीके से बात को करें, तो ये बात हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। अब इन नोट्स में और भी कुछ चीज़ें गिवन हैं और वो चीज़ें हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यही सिचुएशन है 1/z के साथ। 1/z का जो फंक्शन है वो भी आपको इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो वो भी उसका भी एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको चेक करना पड़ा करेगा हर एक फंक्शन के लिए बारी बारी कि वो उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता या वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये दोनों एक तरह की बातें, तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल फंक्शंस उस तरह से नहीं रहेंगे। अब मैं जाता हूँ दूसरी बुक की तरफ, मैरी बोस में जो काशी थ्योरम है उसकी डेफिनेशन वो करते हैं, फिर उसका देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। इसको काशीज इंटीग्रल फार्मूला भी कहते हैं और भी बहुत सारे नामों से इसको याद रखा जाता है। ये बताता है आपको फंक्शन काशीज इंटीग्रल फार्मूला, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। दिस टेल्स यू दैट इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड अ सिंपल क्लोज कर्व, तो आपके पास कोई सिंपल सा रीजन है। सिंपल से मुराद आप एक यहाँ पे सिंपल की भी एक डेफिनेशन है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू मे थिंक अबाउट इट। सो सिंपल रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि खुद को क्रॉस ना करे। मतलब ये हमने एक इस तरह का रीजन बना दिया है, इसको मैंने सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स बना दिया। अच्छा, इस तरह का एक रीजन है, एक सर्कल की शेप है। अब ये सिंक्रोनाइज करेगा, इसको नहीं करेगा। अच्छा, ये ऊपर था, अच्छा इसको ऊपर जाना चाहिए। अभी इसकी एक डेफिनेशन और ऊपर भी है, ये वाला। ठीक है, लेट सी बी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व
with continuous turning tangent except possibly at finite number of points। तो ये बता रहा है कि आपके पास एक रीजन है जिसका हर पॉइंट ऐसा है कि उसके ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है पॉइंट पे, हर डिफरेंट पॉइंट पे उसकी टेंजेंट की एक नई डायरेक्शन आएगी। तो ये है, इसको कहते हैं हम सिंपली कर्व्ड पाथ। तो इस कर्व्ड पाथ के ऊपर या इस रीजन के अंदर अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो इस पाथ के अलोंग उसका इंटीग्रल 0 होगा। यह है थ्योरम, इसे काशिस थ्योरम कहते हैं। इसको नंबर बेशक आप रहने दें क्योंकि नंबर एक बुक में कुछ और हैं और एक बुक में कुछ और हैं, तो इसको आप ये रखने की है काशिस थ्योरम। काशिस थ्योरम ये कहता है कि अगर फंक्शन किसी रीजन के अंदर एनालिटिक है तो अगर उसके उस रीजन की बाउंड्री के ऊपर अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो उसकी इंटीग्रेशन 0 आएगी। किसी को ये समझ ना आई हो बात? ये है काशिस। यस सर। अगर किसी रीजन के अंदर कोई फंक्शन एनालिटिक है, जो इस केस में हमने ये एक दायरा सा बनाया हुआ है, और वो रीजन ऐसा है कि उसके हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो हर टेंजेंट की हर नेक्स्ट पॉइंट की टेंजेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो उस केस में अगर हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करें अलोंग दैट आउटर बाउंड्री तो वो उसका इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल 0 होगा। इस तमाम इस पूरे पाथ के अलोंग उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो 0 होगा। ये एक बेसिक सी चीज़ है। नीचे इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ दिया हुआ है कि फंक्शन को तो आप लिखते हैं ना u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, और dz को आप लिखेंगे फिर dx प्लस आयोटा dy की फॉर्म में, और इनको जब आप सेपरेट करेंगे, ये नीचे जो दी हुई है चीज़ कि क्लोज पाथ के लॉन्ग आप फंक्शन को लिखेंगे u प्लस आयोटा v और dz को लिखेंगे dx प्लस आयोटा dy, फिर आप कम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स हैं, ये अलहदा 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आपने बीच में काशी रीमान इक्वेशन भी यूज़ करनी है, और नीचे इसने प्रूफ किया हुआ है कि ऐसे केस में ये वाला इंटीग्रल सेपरेटली 0 होगा और ये वाला इंटीग्रल सेपरेटली 0 होगा, तो तब जाके ये काशिस थ्योरम वेरीफाई होगा। दिस विल गो टू 0 सेपरेटली एंड दिस विल गो टू 0 सेपरेटली। मैथ में थोड़ा घूमना पड़ रहा है आपको, इसकी एग्जांपल्स आप करेंगे तो शायद थोड़ी सी बातें और क्लियर हों आपको कि क्या चल रहा है इसमें, कहानी बिहाइंड द सीन चल क्या रही है। खैर ये प्रूफ हम नहीं करेंगे, ये प्रूफ दिया हुआ है इसमें, ये आप कर लो। हम काशिस इंटीग्रल फार्मूला की तरफ जाएंगे। वो सिंपल फार्मूला आपको क्या बताता है? काशिस इंटीग्रल फार्मूला, थ्योरम तो कुछ और है, फार्मूला कुछ और है, तो बाद में हो सकता है आपको पता चले जब आप इस पे गौर करें थोड़ा सा, तो पता चले कि ये तो कुछ सेम सी चीज़ें हैं। पर हम देखते हैं कि क्या कह रहा है ये फार्मूला। कह रहा है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, जैसे कि हमने पहले देखा था उसी तरह की कर्व है कि उसके ऊपर भी एनालिटिक है, उसके अंदर भी एनालिटिक है और उसकी कर्व के ऊपर भी वो फंक्शन एनालिटिक है, देन the value of f of g at a point z is equal to a inside c is given by this formula। हम उस कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर हम पॉइंट a और उस पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और इस फार्मूले में ये जो इंटीग्रेशन हो रही है ये इसके आउटर पाथ पे हो रही है। ये इंटीग्रेशन कहाँ हो रही है? आउटर पाथ पे, और वो पॉइंट कहीं इनसाइड है, इसके अंदर मौजूद है। इस बात का क्या मतलब है वैसे? अगर सिंपली हम ये लिखें, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ तो फिर मुझे कोई बता दे कि इसका मतलब क्या है, तो हमारी आज की दिहाड़ लग जाएगी। मैं कहूँगा कि हमारी दिहाड़ लग गई है। मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए इक्वल्स डी जी भी लिखना था, डी जी इक्वल्स 2 पाई आयोटा टाइम्स एफ ऑफ ए, ऐसे लिख देते हैं। फर्ज करें थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया उस फंक्शन को। तो अब आप ये देखें, ये ओरिजिनल फंक्शन देखें और इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें ज़रा अपने अल्फाज में।
कोई भी, एनीवन, एनी स्टूडेंट। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, डांटने वाली कोई बात नहीं है, ये हम मिलकर सीख रहे हैं चीज़ें, ये आप ये एज्यूम करें। सर कौन शाबाश। सी वाली इक्वेशन ये जो ये आपने वाली, यही अभी सॉल्व आउट करके थ्योरम कि 6 जो लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे। शाबाश। अभी हमने देखा ना कि अगर वो फंक्शन एनालिटिक है और वो एक जी सर इसमें थ्योरम सर है, तो मुझे हमने जो ये लिखा जो कि वो चीजें समझ आ इंटीग्रल रही है जीरो हो जाता है, इंटीग्रल जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो हो जाता है। कुछ और लिखा हुआ है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये को इंटरप्रेट करे तो मुझे बड़ा मजा आया, सोच के करना। सर जी 2 जी पाई ए ओटा का मतलब तो ये होगा ना कि उसका ये ओवरऑल सर्कल में मूव कर रहा है, इसमें ओके। 360 का एंगल होगा। हाँ ये चलो, ये तो 2 पाई का मतलब हो गया, लेकिन कुछ और मतलब भी है। ठीक है, आपने बात ठीक की, आपकी सर बात जो बिल्कुल सही है। एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए है ना सर, हमने पीछे पढ़ा था ये जो फंक्शन हो ना हमारा पाथ इंडिपेंडेंट हो, तो अगर एफ ऑफ जी ओवर जी होगा तो ये हमारे पास वो डिपेंड करेगा जी की वैल्यू पे, अगर जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन इन्फिनिट हो जाएगा। अच्छा, कुछ कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी पहुंचे नहीं हो उधर, थोड़ा और सोचो उस पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम समझ गए तो आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। सोचो सोचो, शाबाश, सोच के बताने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, जो 2-3 बच्चों ने बताने की कोशिश की है, दैट इज गुड, और कोशिश करो थोड़ी सी। शाबाश। ऊपर वाले थ्योरम को भी थोड़ा ध्यान में रखो ना, जो हमने थोड़ा पहले किया है। कौन सा काशिफ काशिश थ्योरम थ्योरम सर? किया है ना ऊपर, ठीक है, ये काशिश फार्मूला है, काशिश थ्योरम को ध्यान में जी रखो और काशिश फार्मूले के ऊपर थोड़ा सा उसको अप्लाई करो, तो क्या निकलती है चीज़। शाबाश 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 शाबाश। देखते हैं जी कौन ज़्यादा सोचता है अच्छे तरीके से। सर इसमें ये तो नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम बात करेंगे तो जो डिफरेंशिएशन है वो इक्वल होगी इंटीग्रेशन के? नहीं, वो तो इधर नहीं है, इधर उस तरह से नहीं है, ये वो इक्वल टू जीरो होगा। नहीं। देखो अब यहाँ पे, यहाँ जो ये चीज़ लिखी है ना इसने, वो ये लिखी है, चलो मैं थोड़ा सा तो आप लोगों को हिंट देता हूँ, आप लोग घर से पढ़ना, कल या परसों जब हमारी क्लास है तो उसमें इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हिच ये है इस काशिश इंटीग्रल फार्मूला में कि फंक्शन एनालिटिक है उस रीजन के अंदर, लेकिन चक्कर ये है कि एट z इज इक्वल टू ए वो एनालिटिक नहीं है, एट z इज इक्वल टू ए वो एनालिटिक नहीं है। अगर वो एनालिटिक होता, अगर आप जैसे कह रहे हो ना एनालिटिक वो हो, यस सर, तो यस सर, ये लॉजिक। इसकी राइट हैंड साइड जीरो हो जानी चाहिए थी ना उस केस में। हमने कहा ना कि ये जो क्लोज इंटीग्रल है वो जीरो होता,
थ्योरम यही है ना हमारा? यस सर, ठीक है, यही तो ये ए के ऊपर ये एनालिटिक नहीं है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट हो एक कनेक्टेड एक सिंपल रीजन के अंदर जहाँ पे वो फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो उस पे अगर हमने उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हमने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, और अगर उस पॉइंट पे एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो फिर समझो कि वो फंक्शन एनालिटिक है। अगर वो वहाँ पे 0 नहीं है तो फिर हमें ये फार्मूला यूज करना है और वहाँ पे हमें वैल्यू निकल आएगी उस फंक्शन की। आपने मैरी बोस की बुक का तो ये है ना आपके पास जो सामने नजर आ रहा है स्क्रीन, ये पढ़नी है इधर जाके घर से। परसों हम इस बात पे फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। ये जो दूसरे नोट्स हैं जो मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पोर्टल पे, इस पे MS टीम्स पे, तो वो भी आपने देखने हैं। ये लेक्चर जो आज हमने डिस्कशन किया दोनों पार्ट्स में, ये भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आप लोगों के साथ लिंक में शेयर कर दूंगा। तो अब आप लोगों ने पढ़ना है गौर से कि चीज़ें जो हम कर रहे हैं इनका क्या मतलब है, और इसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन ये जो दूसरे नोट्स हैं ये जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं इसमें नीचे दी हुई है, वो भी आपने गौर से पढ़नी है कि इसका क्या मतलब निकलता है। यहाँ पे नीचे पेज 9 पे इसकी दी हुई है, ये पेज 5 है ना, तो पेज 9 पे इसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे जाके ये यहाँ पे इंटरप्रेट हुआ एग्जाम्पल 3.15 में, तो ये भी आपने गौर से पढ़ना। और जब ये हो जाएगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस चीज़ की, तो देन आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेज करना इस चीज़ की आसान हो जाएगा, डिस्कस करना आसान हो जाएगा। लेकिन पढ़ना अभी आप लोगों ने ही है, ये आप लोग ध्यान में रखो। और जो नहीं पढ़ता, जिसको नहीं है शौक पढ़ने का, वो कोर्स छोड़ दे, फिर क्या फ़ायदा उसको इस कोर्स को ये कोर्स लेने का, तो मकसद तो नहीं है ना। मकसद है आप लोगों को चीज़ें समझानी और इंटरप्रेट करके देनी। अभी 5 मिनट बाकी हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं है तो इस क्लास को मैं इधर एंड कर दूंगा। जी हमजा गुलजार बोलो, आपकी आवाज़ नहीं आई अभी तक। हमजा गुलजार हेलो बोलो बोलो, आप बात करो। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर आप ये जो एग्जांपल समझाते हैं सर नोट्स से नहीं, आप बोर्ड पे समझा दिया करें, माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड जो होता है। माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पे समझा दिया करूँ कैसे, मतलब ये इसी तरह लिखना होता है बोर्ड पे भी जैसे लिख रहा होता हूँ उसमें, और इसमें क्या फ़र्क सर होगा? नोट्स से आप मतलब इतना मुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो बाकी क्लास भी अगर एग्री करती है तो सर प्लीज उधर समझा दिया करें देखो बोर्ड पे। देखो सुनो मेरी बात, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना इस तरीके से, तो सिर्फ अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड यूज़ करूँगा ना तो उसके ऊपर ये फिगर्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी अलहदा से, टेक्स्ट अलहदा से लिखना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को ये नहीं समझ आएगी कि वो बुक में कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं ये सारी चीज़ें कंबाइन करके इधर करवा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये बाद में आप लोगों की आसानी हो। सिर्फ बोर्ड पे लिखना तो बात नहीं होती ना, बात होती है उसके बाद उन चीज़ों को जाके रिवाइज करना और दूसरे अपने तरीके से समझने की कोशिश करना। तो मैं साथ साथ बुक को लेके चल रहा हूँ और नोट्स जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं या करूँगा साथ साथ। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग बुक के साथ इन टच रहो कि हम कहाँ कर रहे हैं ये चीज़ें, किधर किधर ये लाई कर रही हैं, और आप लोग ताकि